Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with part 2 of biotechnology principles and processes. So without delay, let's start the questions. So 2023 के हम क्वेश्चंस कर रहे थे पार्ट 1 की वीडियो में. दिस इज पार्ट 2, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. Why, फर्स्ट पार्ट है, why is plasmid considered to be an important tool in rDNA technology? rDNA means recombinant DNA technology. प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग बॉडी जो बैक्टीरिया के अंदर होती है. ठीक है. फ्रॉम वेयर कैन प्लाज्मिड्स बी आइसोलेटेड? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, राइट? हम प्लाज्मिड को इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों मानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? बिकॉज प्लाज्मिड कैन एक्ट एज वेक्टर, राइट? यानी प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है. जो भी मैं बाहर से फॉरेन डीएनए लाऊंगी वो इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है. ठीक है. तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन डीएनए हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं हमारे इस डीएनए के प्लाज्मिड के अंदर, और फिर वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और हमारे टारगेट को दे देगा, राइट? तो बिकॉज प्लाज्मिड यहाँ पे कैसे एक्ट कर सकता है? कैन एक्ट एज वेक्टर. ठीक है. फ्रॉम वेयर foreign DNA will have an insert. ठीक है. फॉरेन डीएनए यहाँ पे आके इंसर्ट कर सकता है हमारे वेक्टर के अंदर. वेक्टर के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ओरिजिन सीक्वेंस होता है, ओरी जिसको बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई कॉपी नंबर होता है. तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्लाज्मिड में होती हैं जिस कारण वो एक एलिजिबल वेक्टर है. ठीक. फ्रॉम वेयर कैन प्लाज्मिड्स बी आइसोलेटेड? प्लाज्मिड्स को कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? इकोलाई से कर सकते हैं. इकोलाई से कर सकते हैं. सेकेंड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स. लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लांट पैथोजन मोडाइकॉट में हम इसका टीडीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स या सेल्मोनेला टाइफीरियम जो पहला प्लाज्मिड वेक्टर था, राइट? कोहेन एंड बॉयड ने बताया था उसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. एक्सप्लेन द रूल ऑफ ओरी. ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक. ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये वो साइट होती है जहां पे रेप्लिकेशन बिगिन होता है और जो फॉरेन डीएनए होता है उसको इंसर्ट करना होता है ओरिजिन में ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपी नंबर बना पाए. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है, दैट सीक्वेंस from where replication starts. ठीक है. यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉरेन डीएनए को जो अपना इंसर्ट, यानी जो फॉरेन डीएनए बाहर से आ रहा है वो वेक्टर के कौन से पार्ट में इंसर्ट करेगा? ओरी में, राइट? फॉरेन डीएनए गेट्स इंसर्टेड into this sequence. ठीक. into ORI sequence. ठीक है. सेकेंड क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर बताना है हमें. सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर का लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था क्या होता है. जैसे हम सपोज एक वेक्टर लेते हैं, उसके अंदर हम दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पीसाइलिन. फिर हम जो एम्पीसाइलिन या टेट्रासाइक्लिन, सपोज टेट्रासाइक्लिन में हम एक बाहर से फॉरेन डीएनए लाके इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी हमने एक इंसर्ट किया उसके अंदर तो वो इनएक्टिवेट हो गया. तो जो सेलेक्टेबल मार्कर्स, यानी जैसे इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स थे दो एंटीबायोटिक जीन्स, राइट? तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? वो हेल्प्स इन eliminating non-transformants, right?
जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है उनको एलिमिनेट करता है और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन की हमने इंसर्ट किया उसके अंदर तो वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, फिर हमने उसकी प्लेटिंग करी एम्पिसिलिन पे, तो एम्पिसिलिन पे दोनों ग्रुप होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स भी और रिकॉम्बिनेंट्स भी। लेकिन फिर जब हम उसकी रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं टेट्रासाइक्लिन पे तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन की जो वो जीन है वो ग्रो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। तो हेल्प करता है इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। एंड किसको सेलेक्ट करता है? एंड सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आया ना? जो मेरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी जिनमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है क्योंकि कोई इंसर्ट नहीं है उनको एलिमिनेट कर देता है, और जो मेरे रिकॉम्बिनेंट्स उनको सेलेक्ट करता है क्योंकि जब हम रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं तो वो ग्रो नहीं होते, तो हमें पता लग जाता है किसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, our DNA technology cannot proceed without restriction endonuclease. Justify. This is absolutely correct. Third, जो restriction endonuclease होते हैं वो क्या करते हैं? वो कट करते हैं कहाँ पे? एक सबसे पहले तो वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं कि जो ऐसे दो स्ट्रैंड्स है 3 से 5 डैश 5 से 3 डैश, जो सीक्वेंस 3 से 5 डैश होगी ऑपोजिट स्ट्रैंड पे वही सीक्वेंस बैकवर्ड्स होगी, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम वर्ड जो अगर हम फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं तो भी सेम होगा, अगर हम बैकवर्ड रीड कर रहे हैं तभी भी सेम सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा ई को R1 के लिए कौन था? GAATTC, उसकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी और G और A के बीच में वो कट करता तो उसकी रिकॉग्निशन साइट थी। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, राइट। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है सबसे पहले उसको सर्च किया जाता है और उसके स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड चीज, दोनों के वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए दोनों के एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। कट जो होता है बाय ओनली वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक, ऑफ बोथ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। यानी जो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए उन दोनों को जो कट लगाता है रिकॉग्निशन साइट पे वो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाता है, फिर वो आखिर में क्या बना देते हैं? स्टिकी एंड्स बना देते हैं, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस। क्या बना देते हैं? स्टिकी एंड्स, और फिर वो ज्वाइन कर दिए जाते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2022 का। Given below is the stepwise systematic representation of the process of electrophoresis. Electrophoresis का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो जो डीएनए होता है वो माइग्रेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से डीएनए का माइग्रेशन होता है, ठीक। तो वो कहाँ पे माइग्रेट करता है? दिस एंड एस कौन सा होता है? पॉजिटिव एंड, दैट इज एनोड। पॉजिटिव एंड कौन सा होता है? एनोड। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज वो माइग्रेट करता है टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड। और वो किस स्पीड से माइग्रेट करता है? जो स्मॉलेस्ट होंगे, जो स्मॉलेस्ट से छोटा या जो सबसे हल्का होता है लाइटेस्ट, वो सबसे तेज माइग्रेट करता है, माइग्रेट फास्ट। यानी जो ये देखो आर एंड पे जो डीएनए माइग्रेट करके आया वो सबसे स्मॉल था और सबसे हल्का था। जो सबसे छोटा और सबसे हल्का होगा सबसे तेज स्पीड से माइग्रेट करेगा, ठीक। अब हमें आइडेंटिफाई करना है रिप्रेजेंटिंग एनोड। एनोड कौन सी अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है? एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है एस, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट डीएनए स्ट्रैंड इन द मैट्रिक्स। मैंने बताया जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे तेज माइग्रेट करेगा, तो सब देखो यहां से माइग्रेट करना शुरू किया और ऐसे माइग्रेट करना, तो सबसे तेज आर, तो ठीक है आर। एग्रोस जेल, जेल किसका होता है? सीवीड, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरियम एल्गी होता है, ठीक। तो ये टी, देखो ये रहा टी, ये मेरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एगरोस मैट्रिक्स को, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है?
जो अभी सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स are cut out from agarose gel and removed from gel piece, right? इल्यूजन का मतलब होता है जो सेपरेट करे, अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट जो हमारे सेपरेट हो गए इनको एगरोस जेल से हम रिमूव करते हैं, और जो ये जो जेल पीस था इससे भी हम रिमूव कर देते हैं, यानी एगरोस जेल सबसे पहले उनको कट आउट करो फिर उनको रिमूव कर दो जेल पीस से, ठीक। इस स्टेप को बोलते हैं इल्यूजन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पैराग्राफ गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं, ठीक है। एंजाइम टेक पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ यूबैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वेटिकस फ्रॉम येलोस्टोन नेशनल पार्क इन मोंटाना यूएसए एंड आइसोलेटेड बाय चेन Taq polymerase successfully replaced the DNA polymerase from E. coli that was being used in PCR earlier, and this shift revolutionized the PCR technique. तो क्या कहा गया है कि पहले PCR में हम यूज करते थे एक नॉर्मल DNA पॉलीमरेज, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि जब एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी के अंदर तो उसको रिप्लेस किया गया टेक DNA पॉलीमरेज में, ठीक, जो किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा था, थर्मस एक्वेटिकस में। तो अब ये बोला गया है, पहला क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज की डिस्कवरी होने के बाद हमने उसको डीएनए पॉलीमरेज से उसको रिप्लेस कर दिया। ये हमने क्यों किया, देखो जो डीएनए पॉलीमरेज था वो हाई टेम्परेचर पे, देखो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, डीनेचरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचरेशन में हमें हाई टेम्परेचर देना होता है, ठीक है। तो जो हाई टेम्परेचर था उस पे जो डीएनए पॉलीमरेज था वो इनएक्टिव हो जाता था, और जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता था। इस वजह से हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने के लिए उसको रिप्लेस कर दिया। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज becomes inactive at high temperature, right? While Taq DNA polymerase जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज होता था वो हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता था, लेकिन जो टेक डीएनए पॉलीमरेज होता था वो हमेशा एक्टिव रहता था। While Taq DNA polymerase always was active even at high temperature, right? नेक्स्ट चीज, प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, 15 से 20 सीक्वेंसेस लॉन्ग केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, उनको हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा जीनोमिक डीएनए, तो प्राइमर इनके कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं हम, छोटे छोटे इसके कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ये क्या करते हैं, किस में हमारी हेल्प करते हैं, एक्सटेंशन स्टेप करने में, ठीक। तो सेकेंड, प्राइमर्स क्या होते हैं, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग केमिकली सिंथेसाइज, यानी हम इनको बाहर सिंथेसाइज करते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके होते हैं, जीनोमिक डीएनए के, कॉम्प्लीमेंट्री टू जीनोमिक डीएनए, ठीक। देखो ऊपर मैंने बताया ये मेरा जीनोमिक डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, छोटे होंगे, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होगी, हेल्प्स इन एक्सटेंशन, डीनेचरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प्स इन एक्सटेंशन
along the line of complementary DNA. ठीक, जो हमारा जीनोमिक डीएनए होगा उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा उसको पूरा एक्सटेंड करने में मदद करेगा. देखो जैसे यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने में मदद कर रहा है ना. ठीक, तो हेल्प्स इन एक्सटेंशन अलोंग द लाइन ऑफ जीनोमिक डीएनए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर एज अ डायग्नोस्टिक टूल. देखो जैसे सपोज किसी पेशेंट को एड्स है या कैंसर है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत कम आ रहे हैं, तो पीसीआर का क्या मतलब होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई कर देना. ठीक, तो ये एम्पलीफाई कर देता है तो हमें इजी डिटेक्शन हो जाता है जो हमारे ड्रेडफुल डिजीजेज हैं उसके केस में. तो इसका थर्ड में हम क्या लिखेंगे? easy and early detection in case of cancer. ठीक है. AIDS, genetic disorders. क्यों? क्योंकि तब इनके सिम्टम्स कम होंगे, बॉडी में पता नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जब हम पीसीआर करेंगे तो वो एम्पलीफाई हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा. ठीक, सो दिस वाज ऑल फॉर माय पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इसकी एक पार्ट 3 वीडियो भी आएगी जिसके अंदर हम जो अपकमिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस उनको डिस्कस कर लेंगे. ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. रेस्ट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल. इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.